नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सच्ची घटना पर आधारित 2022 की डम मनी नाम की एक ड्रामा से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो शॉर्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट को दिखाती है। एक ऐसा खेल जहां इन्वेस्टर कंपनी को नीचे गिराने के लिए दांव लगाता है और दूसरों की बर्बादी पर जश्न मनाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये मूवी आप जरूर देखें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है केथ गिल। एक आम आदमी जो ब्रॉक्टन मैसाचुसेट्स में रहता है, जिसका एक सुंदर सी बीवी है जिसका नाम है कैरोलाइन गेल, और उनका एक छोटी सी बच्ची भी है। दिन में वो एक फाइनेंशियल फर्म में काम करता है, एक ऐसी नौकरी जिसमें शायद उसको उतना मजा नहीं आता। लेकिन असली कीथ तो शाम को अपने घर के बेसमेंट में जिंदा होता है। बेसमेंट में उसका एक सेटअप है जहां से वो यूट्यूब वीडियो बनाता है और रेडिट पर पोस्ट लिखता है। वह ऑनलाइन रोरिंग किटी के नाम से मशहूर है और यूट्यूब और रेडिट पे एक फोरम भी है जिसका नाम है आर वॉल स्ट्रीट बेट्स, इन शॉर्ट WSB। वहां उसका यूजर नेम है डीप वोटिंग वैल्यू। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन वहां सब ऐसा ही चलता है। अब कीट का फंडा यह है कि वो एक कंपनी के शेयर पर बहुत ज्यादा बुलिश है। मतलब उसको लगता है कि इस कंपनी के शेयर का भाव बहुत ऊपर जाएगा, और वो कंपनी है गेमस्टॉप GMI। गेमस्टॉप, जहां से लोग कंप्यूटर के आइटम, वीडियो गेम की CD, माउस और भी बहुत कुछ खरीदते थे। आजकल तो सब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं है। बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो वॉल स्ट्रीट पर बैठे ये सोचते हैं कि गेमस्टॉप तो अब डूबने वाली कंपनी है, तो इसलिए वो लोग गेमस्टॉप के शेयर्स को शॉर्ट कर रहे थे। जिन लोगों को पता नहीं, मैं उन लोगों को बता दूं। शॉर्ट करना मतलब सरल भाषा में कहे तो जब आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा, तब आप शेयर किसी से उधार लेकर उसको बेच देते हो, और शेयर का दाम जब गिर जाता है तो आप उतने ही शेयर सस्ते में खरीदकर उसे वापस कर देते हो जिससे उधार लिया था। बेचने और खरीदने के बीच जो फर्क होता है वह है आपका प्रॉफिट। तो ये बड़े हेज फंड वाले गेमस्टॉप पर यही कर रहे थे। उनको 100% यकीन था कि गेमस्टॉप का शेयर तो जीरो होने वाला है, पर कीथ को ऐसा नहीं लगता था। उसको गेमस्टॉप की फाइनेंशियल्स और उसकी लीडरशिप में जो बदलाव आ रहे थे, जैसे च्यूई के फाउंडर रायन कोहेन का इन्वॉल्वमेंट, इन सब में पूरा भरोसा था। उसका मानना था कि गेमस्टॉप को लोग जितना बुरा समझ रहे हैं उतनी बुरी कंपनी वो है नहीं। उसमें अभी भी दम है। उसको लगता था कि ये कंपनी अंडरवैल्यूड है, मतलब लोग उसकी असली कीमत नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उसको ये दिख रहा था कि इतने सारे बड़े इन्वेस्टर ने गेमस्टॉप को शॉर्ट किया हुआ है कि अगर कभी शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा तो शॉर्ट सेलर्स को बुरी तरह से ट्रैप कर सकता है। तो कीथ ने अपनी सेविंग्स से गेमस्टॉप के शेयर खरीदे, और सिर्फ शेयर ही नहीं बल्कि गेमस्टॉप के ऑप्शंस भी खरीदे, जो रिस्की है, पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है इसमें, और लॉस भी। आपको तो पता ही होगा अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं। ये सब वो अकेला चुपचाप नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सारे एनालिसिस, अपनी सारी होल्डिंग्स, सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम में और रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम पर नियमित अपडेट के साथ और ऑनलाइन शेयर कर रहा था। वो स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें हम देखते हैं शुरू में उसने GME में $53,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ कैरोलाइन इस बारे में थोड़ा टेंशन में रहती है। उसे लगता है कि अपने परिवार की सारी सेविंग्स वह एक ऐसी कंपनी में लगा रहा है जिसको सब लोग डूबती हुई जहाज की तरह मान रहे थे। वो कीथ को सपोर्ट करती है, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी बना हुआ था। आखिरकार यह स्टॉक मार्केट है। कीथ का छोटा भाई केविन, जो थोड़ा अजीब है, वह सोशल मीडिया पर फालतू वीडियो बनाता रहता है। उसने भी कीथ के कहने पर GME में इन्वेस्ट किया था। खैर, अब हम गेब प्लॉटकिन नाम के एक अरबपति को देखते हैं, जो वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों में से एक हैं, जो मेलविन कैपिटल नाम के एक बहुत बड़े हेज फंड का बॉस है। हेज फंड मतलब एक ऐसी कंपनी जो अमीर लोगों या इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेकर उसे बाजार में निवेश करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। उसकी कंपनी ने गेमस्टॉप को बहुत बड़े स्केल पर शॉर्ट किया है। उसको तो गेमस्टॉप का नाम सुनने में ही हंसी आती है। वो कीथ जैसे छोटे इन्वेस्टर को डम इन्वेस्टर समझता है। हमें दिखाया जाता है केन ग्रिफिन नाम की एक आदमी को, जो सिटाडेल नाम की कंपनी का मालिक है। सिटाडेल एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है जो हेज फंड भी चलाती है और मार्केट मेकिंग भी करती है। केन गेब से और भी ज्यादा अमीर और पावरफुल है। और आखिर में स्टीव कोहेन, जो Point72 एसेट मैनेजमेंट के प्रमुख हैं, और ये भी मार्केट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तीनों बिजनेस के साथ आपस में अच्छी दोस्ती भी रखते हैं। मेलविन कैपिटल में सिटाडेल और Point72 का पैसा भी इन्वेस्टेड है। ये सब लोग महामारी कोविड-19 के समय पर भी मस्त पैसा बना रहे हैं, जबकि बाहर दुनिया में लोग परेशान हैं, नौकरी खो रहे हैं, लेकिन इनकी दौलत बढ़ती जा रही है।
इनको लगता है कि बाजार इनके हिसाब से चलता है। जहां एक तरफ गेब जैसे बिलियनियर को देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ मूवी में हमें कुछ हमारे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं जेनिफर नाम की एक नर्स को, जो सिंगल माँ भी है। वो कोविड के समय फ्रंट लाइन पर काम कर रही है, बहुत तनावग्रस्त है और उसके ऊपर काफी लोन भी है। उसको बस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ताकि वह अपना सारा लोन चुका सके और अपनी जिंदगी आसान बना सके। वो कीथ के वीडियो देखती है और उसको लगता है कि शायद ये एक मौका है पैसे कमाने और अपने लोन को चुकाने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्कोस नाम का एक लड़का जो गेम स्टॉप की ही एक दुकान में काम करता है। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि उसकी तनख्वाह काफी कम है और उसका बॉस भी उसको काफी परेशान करता है। वो देखता है कि उसकी कंपनी के शेयर के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वो भी कीथ के वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम पर एक्टिव हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका है, जिसके कारण उसके जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। वहीं हार्मनी और रीरी, दो कॉलेज स्टूडेंट्स जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर शायद कपल्स, उनके ऊपर स्टूडेंट लोन का बोझ है। वो भी ऑनलाइन ये गेम स्टॉप का हंगामा देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टिंग करके शायद वो अपना भविष्य सुधार सकते हैं। वो रॉबिनहुड जैसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए। रॉबिनहुड एक बहुत ही फेमस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऐप है जो वहां बहुत ही फेमस है, ठीक हमारे ज़ीरोधा की तरह। उसका को-फाउंडर्स एंड सीईओ है बाइजू भट्ट और व्लाड तेनेव। रॉबिनहुड ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज है, जिसके कारण रॉबिनहुड को ज्यादातर लोग यूज करना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान व्लाड तेनेव कहता है कि हम अपने कस्टमर से ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते, हम केवल कस्टमर के बाइंग और सेलिंग ऑर्डर पर एक छोटा सा फी चार्ज करते हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर हमारी एप्लीकेशन से जुड़े। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके साथ कोई बड़ी फंड हाउस या कंपनी जुड़ी है, तो गलती से बाइजू भट्ट के मुंह से केन ग्रिफिन की कंपनी सिटाडेल का नाम निकल जाता है, लेकिन तभी व्लाड तेनेव उसकी बात को काटते हुए इस बात से मना कर देता है। खैर, ये सब लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज जोड़ती है, इंटरनेट, वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम और कीथ की एनालिसिस पर भरोसा। वो लोग देखते हैं कि कीथ ना सिर्फ जीएमई पे बुलिश है, बल्कि वो अपना पूरा पैसा अपनी स्किन इन द गेम लगा रहा है। वो रोज अपडेट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इससे लोगों का उसके ऊपर भरोसा बढ़ता है। WSB फोरम एक अजीब सी जगह है। यहां लोग फाइनेंस की बातें करते हैं, लेकिन एकदम अलग अंदाज में। यहां बहुत सारे मीम्स, इनसाइड जोक्स चलते हैं और लैंग्वेज भी काफी रफ होती है, लेकिन ये मस्ती मजाक के पीछे एक सीरियस अंडरकरंट भी है। बहुत सारे लोग यहां पे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुस्सा हैं, जब बड़े बैंकों ने गड़बड़ की थी, लेकिन उनको बेल आउट मिल गया था और आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उनको लगता है कि सिस्टम रिग्ड है, मतलब ये अमीर लोगों के फेवर में बना हुआ है। गेम स्टॉप उनके लिए एक मौका है सिस्टम से बदला लेने का, उन हेज फंड्स को सबक सिखाने का, जिन्होंने गेम स्टॉप को शॉर्ट करके उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ महीने बाद होता है असली हंगामा। कीथ की रेगुलर पोस्ट्स, वीडियोस और WSB कम्युनिटी का बढ़ता हुआ जोश काम करने लगता है। धीरे धीरे गेम स्टॉप का शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो धीरे धीरे और फिर देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगता है। जो शेयर कुछ डॉलर का था, अब वो $50, $60, $70, $100 तक पहुंच जाता है। केथ का $53,000 का इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते लाखों डॉलर का बन जाता है और फिर $1 मिलियन का। वो अभी भी रोज अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है, लोग उसको देख पागल हो जाते हैं। वो अब WSB पर हीरो बन गया है, लोग उसकी हर बात को फॉलो करने लगते हैं। अब जेनिफर, मार्कोस, हार्मोनी और रीरी जैसे लोग भी पैसा बनाने लगते हैं। उनके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। जेनिफर को लगता है कि अब वो अपना कर्जा चुका पाएगी। मार्कोस को उम्मीद दिखती है कि वह अपनी बेकार सी नौकरी छोड़ पाएगा। हार्मनी और रीरी अपने स्टूडेंट लोन को बाय बाय कहने के सपने देखती हैं। सबके बीच खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ गेब देखता है कि GME का शेयर नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। शुरू में वो इसको रिटेल ट्रेडर्स का टेम्पररी जोश समझता है, जो थोड़े दिन में ठंडा पड़ जाएगा और शेयर वापस नीचे आएगा। वो और शॉर्ट पोजीशन ऐड करता है, लेकिन शेयर नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। वो और तेजी से ऊपर जाता है, $200, $300, एक पॉइंट पर तो $400 से भी ऊपर। अब गेब की हालत खराब होने लगती है। उसकी कंपनी को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। शेयर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था, मतलब शेयर शॉर्ट स्क्वीज हो रहा था, या फिर कहा जाए तो शेयर में शॉर्ट कवरिंग हो रहा था। शॉर्ट स्क्वीज या शॉर्ट कवरिंग को सरल भाषा में कहे तो
जिन लोगों ने शेयर शॉर्ट किया था, जब शेयर का दाम इतनी तेजी से बढ़ने लगता है तो उनका नुकसान भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वह लोग अपने पोजीशन से एग्जिट लेना शुरू करते हैं ताकि अपना नुकसान लिमिट कर सकें। लेकिन जब इतने सारे शॉर्ट सेलर्स एक साथ अपने पोजीशन से एग्जिट लेते हैं तो मार्केट में बाइंग प्रेशर और बढ़ जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है और जिससे शेयर का प्राइस और भी तेजी से ऊपर चला जाता है। तो इसे ही शॉर्ट स्क्वीज या शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अब हेज फंड जिसमें फंस गए थे, WSB वाले लोग इसी का फायदा उठा रहे थे। वो लोग शेयर खरीद रहे थे और होल्ड कर रहे थे, जिससे शॉर्ट सेलर्स को शेयर बहुत महंगे मिल रहे थे। गेब के ऑफिस में पैनिक का माहौल है। वो फोन पर चिल्ला रहा है, उसके कर्मचारी परेशान हैं, सबकी रातों की नींद उड़ गई है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एक मामूली सा वीडियो गेम रिटेलर का शेयर उसके $multi-billion की कंपनी को बर्बाद कर रहा है। अब ये बात जब गेब की वाइफ यारा प्लॉटकिन को पता चलती है, वह गेब को अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए कहती है। तो गेब अपने दोस्त केन और स्टीव से अपनी कंपनी को बचाने के लिए मदद मांगता है। तब दोनों मिलकर मेलविन कैपिटल में $2.5 अरब का निवेश करते हैं। मूल रूप से उसको बेल आउट करते हैं ताकि वो पूरी तरह से डूब न जाए। दूसरी तरफ रॉबिनहुड ऐप के फाउंडर व्लाड टेनेव को NSCC से कॉल आता है। वह उन्हें कहता है कि गेम स्टॉप शेयर की बढ़ती हुई ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण उन्हें एज अ डिपॉजिट $3 अरब जमा करने होंगे, नहीं तो वह लोग रॉबिनहुड ऐप को बंद कर देंगे। तब व्लाड टेनेव उनसे कहता है कि मैं सिटाडेल के फाउंडर केन ग्रिफिन से एक बार बात करके देखता हूं। और यहां हमें पता चलता है कि केन ग्रिफिन ने भी रॉबिनहुड पर इन्वेस्ट किया है। अब रॉबिनहुड ऐप गेम स्टॉप के शेयर की बाइंग बटन को डिसेबल कर देता है। रिटेल ट्रेडर अब और गेम स्टॉप के शेयर नहीं खरीद पा रहे थे। अब यह खबर आग की तरह फैलती है और लोगों में पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है और लोग बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचना शुरू कर देता है। गेम स्टॉप का शेयर जो पहले $483 तक पहुंच गया था, वह अचानक गिरकर $140 तक आ गया। इसका कारण था रॉबिनहुड ऐप, और जिसके कारण रिटेल ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लोगों को लगता है कि जब तक हेज फंड्स पैसा बना रहे थे तब तक सब ठीक था, और जब उन्हें नुकसान होने लगा तो उन्होंने यह कदम उठाया। उनको लगता है कि रॉबिनहुड ने यह कदम केन ग्रिफिन की कंपनी सिटाडेल के दबाव में आकर उठाया है। अब रॉबिनहुड का CEO व्लाड टेनेव लोगों को यह स्टेटमेंट देता है कि उन्हें बाइंग इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि उनके क्लियरिंग हाउस उनसे बहुत ज्यादा कोलैटरल मांग रहे थे, जो उस समय उनके पास नहीं था, और इसलिए उन्हें बाइंग बंद करना पड़ा। लेकिन आम इन्वेस्टर्स को इस स्टेटमेंट पे यकीन नहीं आता। उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। फ्री मार्केट का नारा देने वाले लोग अब मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रॉबिनहुड के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है और #बॉयकॉट रॉबिनहुड ट्रेंड करने लगता है। दूसरी तरफ इस पूरे हंगामा में कीथ शांत रहता है। जब GME के शेयर गिर रहा था, उसने अपने शेयर नहीं बेचे, बल्कि उसने एक और अपडेट पोस्ट किया जिसमें वह दिखाया कि उसने GME के और शेयर खरीदे हैं जब प्राइस गिरा था। उसके लिए यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं थी, उसको गेम स्टॉप की फंडामेंटल्स पर अभी भी भरोसा था। उसका यह एक्शन WSB कम्युनिटी में उसको और भी बड़ा हीरो बना देता है। लोगों को लगता है कि यह बंदा असली है जो अपने प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। लेकिन अब कीथ भी मुश्किल में फंस जाता है। यह पूरा मामला इतना बड़ा हो जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस इसकी सुनवाई करती है। एक कमेटी बैठती है जो पूरी गेम स्टॉप मामले को समझने की कोशिश करती है। सुनवाई में कीथ के साथ साथ इससे जुड़े सभी इन्वेस्टर्स और रॉबिनहुड के CEO व्लाड टेनेव को बुलाया जाता है। यह सुनवाई टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है। कीथ सुनवाई में भाग लेता है अपने उसी बेसमेंट से जहां से वह वीडियोस बनाया करता है। वो बहुत शांति से, इत्मीनान से कमेटी के सवालों का जवाब देता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर किया था, उसको गेम स्टॉप के फंडामेंटल पर भरोसा था। वो कहता है कि वो कोई हेज फंड नहीं है, वो एक आम आदमी है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके निवेश करता है। उसका तरीका लोगों को काफी पसंद आता है। गेब प्लॉटकिन वर्चुअल हियरिंग में काफी डिफेंसिव लगता है। वो मानता है कि गेम स्टॉप की पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया था। वो शॉर्ट सेलिंग को डिफेंड करता है। केन ग्रिफिन भी वर्चुअल हियरिंग में आता है। वो किसी भी तरह की कल्यूजन से इनकार करता है। वो कहता है कि सिटाडेल ने रॉबिनहुड पे कोई दबाव नहीं डाला था बाइंग रोकने के लिए। वो रॉबिनहुड के PFOF मॉडल को भी डिफेंड करता है। व्लाड टेनेव फिर से वही एक्सप्लेनेशन देता है कि रिस्क मैनेजमेंट और क्लियरिंग हाउस की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की वजह से बाइंग रोकी गई थी। उससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केथ ने GME में निवेश करके काफी पैसा बनाया, लाखों डॉलर। लेकिन उसने अपनी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वो अभी भी उसी घर में रहता है और शायद अब YouTube वीडियो नहीं बनाता। वो थोड़ा ब्रेक लेता है। उसके खिलाफ जो जांच चल रही थी, उनका क्या हुआ?
ये फिल्म में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई, लेकिन वो बड़ी मुसीबत से बच गया। गेब प्लॉटकिन को इतना भारी नुकसान हुआ कि मेलविन कैपिटल कुछ समय बाद बंद हो गया। गेब को व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ। केन ग्रिफिन और स्टीव कोहेन, उनके फंड्स ने मेलविन को बेल आउट किया था, लेकिन उन्हें जीएमई से बहुत पैसा भी कमाया क्योंकि बाजार में अस्थिरता बहुत थी। उनका पावर और प्रभाव वैसा ही बना रहा। रॉबिनहुड ऐप को बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी मिला, मुकदमों का सामना करना पड़ा और उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, लेकिन कंपनी चलती रही। व्लाड टेनेव सीईओ बने रहे। जेनिफर ने जीएमई से कुछ पैसे कमाए, जिससे वह अपना थोड़ा बहुत लोन कम किया, लेकिन वह अमीर नहीं बन गई। वो अभी भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही है, लेकिन थोड़ी बेहतर स्थिति में है। मार्कोस भी जीएमई से पैसा बनाया और आखिरकार अपने गेम स्टॉप की नौकरी छोड़ दी। वो खुश है कि वो उस जगह से निकल गया। हार्मनी और रीरी दोनों ने भी थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन उनका स्टूडेंट लोन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी भविष्य के लिए आशान्वित हैं। 16 अप्रैल 2021 को केथ ने शाम 4:53 पर अपनी आखिरी बैलेंस शीट पोस्ट की थी। उस वक्त उसकी नेट वर्थ $34 मिलियन थी। उसके बाद से कीथ ने पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली है, लेकिन उसकी शुरुआत की गई ये मूवमेंट अब भी जिंदा है। अब वॉल स्ट्रीट इंटरनेट को खंगालती रहती है ताकि किसी भी शॉर्ट स्क्वीज की जानकारी पहले ही मिल सके, और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।